आप में से काफ़ी लोगों के ना मैसेज आते थे कि हैरी ठीक है, इन्वेस्टिंग हम डायरेक्ट इक्विटी में तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम म्यूचुअल फंड में भी एक्सपोजर करना चाहें तो फिर वो कैसे उसका फ्रेमवर्क तैयार करें। और मज़े की बात ये है कि पिछले कुछ टाइम से ना मैं भी ये सोचता था कि यार आज से 15-20 साल बाद जब मैं एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं करूँगा तो फिर मेरा भी पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट इक्विटी से हटके म्यूचुअल फंड में जाएगा। तो उसकी प्लानिंग मैं कर रहा था, तो मुझे लगा कि जो मेरा फ्रेमवर्क है वो आप लोगों से शेयर करना चाहिए ताकि कुछ आप भी इसमें सीखें, वो आपके काम आ सकता है। तो इसलिए आज की वीडियो इस बेस पे है कि कैसे आप अपना एक म्यूचुअल फंड का फ्रेमवर्क बना सकते हैं। और स्पेशली जैसे मैं इक्विटी एनालिस्ट हूं तो उस एंगल से मैंने इस चीज को सोचा, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले फुल डिस्क्लोजर, इस वीडियो के थ्रू कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी फंड के नेम अगर आते हैं वो रेफरेंस के लिए है। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप लोगों को मैं अपना फ्रेमवर्क बता पाऊं कि एज ए इक्विटी एनालिस्ट मैं कैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को देखता हूं। वो फ्रेमवर्क आपके लर्निंग पर्पस के लिए होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि मेरा जो एक्सपर्टाइज है वो कंपनीज को एनालाइज करने में है, उनके बिजनेस को समझने में है। फिर स्टॉक पिक करके अपनी रिकमेंडेशन सर्विस में उनको मैं स्टॉक्स को देता हूं। लेकिन मैं अपने आप को म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट नहीं मानता। तो यहां से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन, कोई कॉपी पेस्ट टिप आप मत लेने की कोशिश करना। तो सबसे पहले ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बनी कि अगर किसी को जीरो से स्टार्ट करना हो, जिसको ना तो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग के बारे में पता हो, ना इक्विटी की इन्वेस्टिंग के बारे में पता हो, लेकिन उसको लगता हो यार इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है, मिनिमम एफर्ट होना चाहिए और मेरी भी वेल्थ क्रिएट होती चल जाए। हो सकता है किसी इंडेक्स को, चाहे निफ्टी या कोई भी बड़ा इंडेक्स या कोई स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसको मैं बीट ना कर पाऊं, लेकिन एक फ्रेमवर्क ऐसा जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके। जैसा मैं इक्विटी इन्वेस्टिंग में देखता हूं कि कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जिनको मैं लॉन्ग टर्म तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकूं। तो ऐसे ही जब मैं उसी व्यू पॉइंट से अगर मैं कभी किसी फंड को में इन्वेस्ट करता हूं तो वो भी ऐसा होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म तक मैं उस फंड के साथ बना रहा हूं। इसलिए कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि जिसमें पैसिव फंड भी हो, एक्टिव फंड भी हो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि जो फ्रेमवर्क मैंने बनाया उसके हिसाब से मेरे ये पैरामीटर्स कैसे बैठते हैं। तो सबसे पहला रिस्क टेकिंग एबिलिटी। मेरी तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई है। ड्यूरेशन, मेरा ड्यूरेशन 15 साल प्लस का है। फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या कि ठीक है, मुझे कंपनीज को एनालाइज करना आता है, तो मुझे पता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड अगर मैं देखूंगा तो उसके अंदर कौन सी कंपनियां, मैं उसको देखूंगा कि अच्छा इस तरह का इस फंड ने ये कंपनियां रखी हुई है तो ये फंड कैसा कर सकता है। तो एक ओवरव्यू मुझे आ जाता है उस चीज का। अब एक्टिव वर्सेस पैसिव में अगर बात करोगे तो कॉम्बिनेशन मैंने रखा है कि दोनों ही तरह के फंड आपके होने चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म नजरिए से देख रहे हो। अब मेरी जो कोर स्ट्रेटेजी ये है कि मेरा जो इक्विटी पोर्टफोलियो है बहुत टाइम तक वही मेजर पोर्शन रहेगा, लेकिन जब मैं एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहा हूं तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ एक्सपोजर तो स्टॉक्स में इसकी तरफ से और कुछ एक्सपोजर इसकी तरफ से। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी अपने आप में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब मैंने जो स्ट्रेटेजी रखी है तो मुझे लगता है कि यार 10-15 फंड के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप 3-4 फंड पकड़ लेते हो तो वो बेस्ट है। लॉन्ग टर्म में अगर आप उनके साथ बने रहते हो तो फिर आपके वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब इस फ्रेमवर्क में अगर पहले फंड की मैं बात करूंगा, जो एक कंस्ट्रक्शन जिसके बेस पे ये पूरा आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बन सकता है, तो मेरे फ्रेमवर्क के हिसाब से आप पहले देखेंगे कि मिड कैप 150 इंडेक्स फंड या ईटीएफ, उसको अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक तो ये पैसिव फंड है, तो किसी भी मैनेजर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सिर्फ उनको रेप्लिकेट करना है। जो मिड कैप 150 है उसको रेप्लिकेट करना है। और इस पैसिव फंड में जो मिड कैप 150 है, इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस गिरती चल जा रही है, स्टॉक प्राइस भी गिरता चला जा रहा है, तो वो कंपनी इस फंड में से निकल जाएगी और स्मॉल कैप में चली जाएगी। और परफॉर्मेंस अगर काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर गई तो कंपनी बहुत बड़ी बन गई है, तो फिर वो लार्ज कैप फंड में चली जाती है कंपनियां। तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, इसको किसी भी मैनेजर का एक्टिव इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं रहती है। और क्या होता है कि मिड कैप जो कैटेगरी है ना, इंडिया में काफी ग्रोइंग कैटेगरी है विद स्टेबिलिटी। यहाँ पर कंपनीज है ना जो माइक्रो स्मॉल कैप की, जो कहते हैं ना कि धूप में तपा हुआ है, ये तो उस तरह से कंपनी निकलती है, वो मिड कैप कैटेगरी में आती है। और जो वो कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी होती है, जहां से उसमें और ज्यादा बड़ी कंपनियां बनने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो लार्ज कैप में हो जाती है। तो ये बहुत स्वीट स्पॉट है जो मिड कैप कैटेगरी को। आप अगर 150 कंपनी इंडिया की देखते हो तो ये इंडेक्स मुझे काफी पसंद आता है। अगर आप एक कंपैरिजन में देखते हो ना कि मिड कैप 150 ने कैसा परफॉर्म किया और निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के अगर आप कैगर्स देखोगे तो हर बार आउट परफॉर्म किया है इसने निफ्टी 50 को। तो आप देख सकते हो, परफॉर्मेंस आपके सामने है।
अब इसमें ना रिस्क फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले क्योंकि आप मिड कैप कंपनीज़ की बात कर रहे हो तो यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। लार्ज कैप की जैसी स्टेबिलिटी इसमें नहीं मिलने वाली है। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप से थोड़े से प्रेफरेबली कम वोलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप जैसी स्टेबिलिटी आपको इस कैटेगरी में नहीं मिलेगी। दूसरा, जिस टाइम पे आपको फंड की जरूरत है उस टाइम पे मिड कैप कैटेगरी कैसे चल रही है उस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हो सकता है आप 7 साल 8 साल तक इन्वेस्ट करते रहे, लेकिन 9वें साल में, 9th ईयर में जब आपको पैसे की जरूरत है तो 8वें साल से 9वें साल तक लगातार मिड कैप का बहुत बुरा हाल है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो फंड की परफॉर्मेंस है वो गिर जाएगी यहाँ पर। फिर फ्यूचर रीबैलेंसिंग जो हो रही है तो कई बार प्राइस मूवमेंट इतना स्पीड से हो जाता है किसी स्टॉक में कि वो ऑटोमेटिकली इसका फंड का पार्ट बन जाता है, भले ही उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस उतनी बेटर रही हो या नहीं रही हो। तो उस हिसाब से जो फ्यूचर में क्या रीबैलेंसिंग रहेगी वो एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रह सकता है। और सबसे लास्ट का रिस्क फैक्टर ये है कि आप इसकी परफॉर्मेंस, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल, तो उस हिसाब से देख रहे हैं कि हो सकता है कि पिछले जिस हिसाब के पिछले 5 साल रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप के लिए काफी बढ़िया रहे हैं, लार्ज कैप ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए आपको निफ्टी के रिटर्न हो सकता है कम दिख रहे हो क्योंकि आप रियर व्यू में देख रहे हो कि पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये थोड़ा सा रह सकता है कि इमीडिएट अगर परफॉर्मेंस कुछ सालों में अच्छी रही तो ये आपको एक मिसगाइड कर सकता है पैरामीटर। अब सेकंड बेट क्या रही है, तो सेकंड बेट मेरे फ्रेमवर्क में ऐसा फंड होना चाहिए तो जहां पर आप हॉर्स पे बैट नहीं कर रहे हो, आप जॉकी पे बैट कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि कितना बढ़िया जॉकी है जो परफॉर्मेंस ला सकता है, तो आप बैट कर रहे हो ऐसे बंदे पे जिसपे आपको ट्रस्ट है कि यार ये मैनेजर तो अल्फा क्रिएट कर सकता है मेरे लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करोगे एबेकस में अब म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्ट स्टार्टिंग की है, सुनील सिंघाना साहब को जो काफी टाइम से फॉलो करते हैं, रिलायंस म्यूचुअल फंड के टाइम पे रिलायंस उनके साथ थे, ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस वहां से रही। फिर उन्होंने अपना पीएमएस स्टार्ट कर लिया था और पिछले 1 साल से इन्होंने अब पीएमएस के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी अब एंट्री कर ली है। तो क्योंकि मैं इनके इन्वेस्टिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार अगर किसी जॉकी को मुझे सेलेक्ट करना तो हो सकता है सुनील सिंघाना साहब को मैं सेलेक्ट करूं। इसके बाद कुछ लोग मिस्टर कैनेथ को बहुत मानते हैं इन्वेस्टिंग। अगर आप मार्केट में देखोगे तो इनका बहुत बड़ा नाम है और म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इनका जो ऑल्ड ब्रिज फंड है, तो वहां पर लोग देख सकते हैं कि यार इनके फंड को इन्वेस्ट करता हूं, इनके फोकस फंड में 25 स्टॉक है, उस पर ये बैट कर रहे हैं। इनका जो इंटरव्यू देखता हूँ वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है, तो यार इस बंदे के साथ मैं जाऊंगा, ये मुझे अल्फा जनरेट करके दे सकता है। फिर कुछ लोग हो सकता है दीपक शिनोय साहब, उन्होंने भी अभी कैपिटल माइंड का म्यूचुअल फंड आज गया है, तो उसमें आप सोच सकते हैं कि यार ये फ्लेक्सी कैप फंड मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है और दीपक शिनोय बहुत अच्छा इन्वेस्टर है, तो यार मुझे तो इन पे बैट करना है। तो यहाँ पर जॉकी आप देख रहे हो, अलग अलग जॉकी जिसको जिसका स्टाइल अच्छा लगता है उसकी तरफ वो बैट करेगा कि ये फंड मैनेजर मेरे लिए कुछ ना कुछ खास करके दिखाएगा। फिर कुछ लोग अभी जो 1.5 साल से 1.5 2 साल से समीर अरोड़ा जी का भी हेलियोस का फंड आया है, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि यार इस फंड पे मैं बैट करूंगा। मुझे समीर अरोड़ा जी के जो एआईएफ था या फिर पीएमएस था उसमें मैं बैट नहीं कर पाया था, इंटरनेशनल फंड्स थे उसमें बैट नहीं कर पाया था, लेकिन अब उन्होंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया तो मुझे इस पे बैट करना है। तो हर तरह के फंड मैनेजर आपको मिलेंगे। और सेकंड फंड जो मेरे फ्रेमवर्क में बैठता है वो ये है कि आप फंड मैनेजर ढूंढो जो आपके लिए अल्फा जनरेट करे। इसके बाद तीसरा कंडीशनल फंड है, यानी कि अगर आपने सेकंड फंड में किसी स्मॉल कैप को पिक किया है कि आप जॉकी पे बैट कर रहे हो, तो आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप में उस फंड मैनेजर पे रहेगा जहां पर रिस्क आपका बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपके पास स्मॉल कैप कैटेगरी अगर काफी अच्छा करती है तो अल्फा जनरेट करने के लिए सिर्फ फंड मैनेजर पे आप डिपेंड नहीं करोगे, आप एक और इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में रखोगे। जब म्यूचुअल फंड के 4 फंड्स की आप बात करें तो तीसरे फंड में मैंने स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को जगह दी है, जिसका ईटीएफ भी अवेलेबल होता है और एक्टिव फंड में भी आता है। तो इसमें आप देखोगे कि आपको एक ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और रिस्क कम हो जाता है। जिस फंड मैनेजर पे आप बिलीव कर रहे हो जॉकी में सेकंड फंड पे, तो वहां से थोड़ा सा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो यहां पर आप देखोगे इसकी भी परफॉर्मेंस, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की परफॉर्मेंस भी देखोगे तो उसने भी पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में निफ्टी 50 को बीट किया है। हर साल की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो फार बेटर है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। अब यहां पर भी आपको निपॉन का 250 इंडेक्स फंड मिल जाएगा, फिर निपॉन का एक्टिव फंड भी है इसमें जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के नाम से है, फिर मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ मिल जाएगा, एचडीएफसी का इंडेक्स फंड आपको मिल जाएगा, एचडीएफसी का ईटीएफ आपको मिल जाएगा स्मॉल कैप 250 का। तो यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज फंड ने आपको ईटीएफ का ऑप्शन भी अवेलेबल करा है, इंडेक्स फंड का ऑप्शन भी अवेलेबल करा है और एक्टिव फंड का भी ऑप्शन अवेलेबल करा है। तो जो आपको सुटेबल लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। अब बात करते हैं फोर्थ फंड की। तो फोर्थ फंड आता है कि पहला क्या था, पहले आपने बैट किया कि यार मुझे मिड कैप 150 पे बैट करना है ताकि ग्रोइंग जो बहुत स्वीट स्पॉट है इंडिया का वहां पर मुझे बैट करना है मिड कैप्स में।
फिर आपने सेकंड में जॉकी पे बैट किया कि यार ये मेरे लिए अल्फा क्रिएट करेगा। फिर तीसरे में आपने कि यार मैंने अगर स्मॉल कैप रखा है तो कंडीशनल है कि यार मेरा रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी फंड मैनेजर पे, तो मैं एक थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक ब्रॉडर मार्केट में अगर स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट करना है तो वहां पर आपका स्मॉल कैप 250 इंडेक्स आ जाएगा जिसमें एक्टिव और पैसिव फंड दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। फिर फोर्थ में आपको ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो को, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अगर स्टेबिलिटी देनी है तो एक फ्लेक्सी कैप की तरफ आप जाएंगे, ताकि आपके पास फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कैटेगरी होती है, तो वहां पर आपको अलग से कंफर्ट आता है ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो को, तो रिस्क ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब फ्लेक्सी कैप में भी आपके पास दुनिया भर के टॉप क्लास म्यूचुअल फंड, जो लार्ज म्यूचुअल फंड है, उनके ऑप्शन आपके आ जाते हैं, चाहे एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, निपॉन, पराग पारिक फंड, काफी लोग पराग पारिक फंड को फॉलो करते हैं फ्लेक्सी कैप के लिए। काफी ज्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाता है, जिस फंड पे आप बैट करना चाहे उस पे आप बैट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप कोर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इंडिपेंडेंट ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो आप देखते हो, तो जो मैंने आपको 4 फंड्स बताए हैं जिसमें एटीएफ का ऑप्शन भी आता है, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज फंड है, उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिड कैप 150 इंडेक्स या फिर ईटीएफ, फिर फंड मैनेजर जब जॉकी पे बैट कर रहे हो वो सेकंड फंड हो जाएगा आपका। फिर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स रखो, ईटीएफ रखो या एक्टिव फंड रखो। यहाँ पर एग्रेसिव होके आप तभी होंगे अगर आपने पहला स्मॉल कैप रखा हुआ है जहां पर आप जॉकी पे बैट कर रहे हो सेकंड फंड में। और फिर फोर्थ ऑप्शन ओवरऑल कंफर्टेबल करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को एक फ्लेक्सी कैप, किसी भी दिग्गज बड़े फंड हाउस के फ्लेक्सी कैप को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर फुल डिस्क्लोजर मैं दे देता हूं कि मैंने कौन से फंड्स को सिलेक्ट किया है। जब मैं अपना सोच रहा हूँ कल को अगर 15-20 साल बाद मुझे रिटायरमेंट लेना है, तो मैं आज से अगर 1-2% इसमें से अपना इक्विटी का कुछ पोर्शन डालना शुरू करूं, तो जब मैं 60-65 का पहुंचूं तो 50% से ऊपर का पोर्शन मेरा म्यूचुअल फंड का होना चाहिए, ताकि मैं एक्टिव इन्वेस्टिंग में, अगर मैं मुझे कम करना हो, अभी का मुझे पता नहीं है कुछ भी, 10-15 साल बाद, 15-20 साल पूरा एक्टिव रहना है, लेकिन उसके बाद का कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा प्लानिंग, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी चाहिए। एक जो फ्रेमवर्क है ये भी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, अभी ये बहुत ज्यादा इवॉल्व होगा, लेकिन मुझे लगा ये फ्रेमवर्क आप लोगों से शेयर करना चाहिए, ताकि आप सोचे कि कैसे एक इक्विटी एनालिस्ट अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में सोचता है जब उसको कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना हो। तो पहला कोर फंड जो मैंने निपॉन मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को रखा है, इसमें ईटीएफ मैंने जानबूझकर सिलेक्ट नहीं किया ताकि डीमैट में होल्डिंग ना जाए, वहां से फिर टेम्पटेशन होती है जब आप अपना इक्विटी का पोर्टफोलियो देखते हो, तो फंड को मैंने सिलेक्ट किया है। फिर सेकंड में मैंने, क्योंकि मैं सुनील सिंघानिया साहब के इन्वेस्टिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं, तो मैंने एबेकस स्मॉल कैप फंड को रखा है जिसमें मैं जॉकी पे बैट कर रहा हूँ सुनील सिंघानिया साहब पे। फिर तीसरा फंड जो मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ कि 250 इंडेक्स फंड होना चाहिए आपके पास, तो वहां पर मैंने एक्टिव फंड को रखा है, इसमें स्मॉल कैप एक्टिव फंड, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस देख रहा था, तो परफॉर्मेंस में मुझे अल्फा मैनेजर ने जनरेट करके दिखाया है कि हाँ एक्टिव फंड में थोड़ा अल्फा जनरेट हो सकता है अगर 250 स्मॉल कैप की आप बात कर रहे हो। अदरवाइज आपको एक्टिव फंड और इसमें पैसिव फंड के और ईटीएफ के ऑप्शन अवेलेबल है। फोर्थ फंड का फ्लेक्सी कैप का भी मैं फाइनलाइज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो सकती है। कई बार ऐसे सेक्टर होते हैं कि जैसे मैं ऐसा फंड ढूंढ रहा हूँ जहां पर इक्विटी का एक्सपोजर कम हो, बैंकिंग का एक्सपोजर कम हो, क्योंकि मेरा थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है उन दोनों ही सेक्टर्स पे अभी के लिए, तो उस तरह से अभी मैंने उसको फाइनलाइज नहीं किया। तो ये मैंने अपने लिए 4 फंड का रखा है कि जब मुझे एक्सपोजर अपना बढ़ाना होगा तो इस तरह से मैं एक्सपोजर बढ़ाऊंगा। तो स्ट्रिक्टली फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, और कोई भी फंड मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सिर्फ एक फ्रेमवर्क लर्निंग पर्पस के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि यार फंड्स के तो बहुत सारे नाम ले दिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो तुम कह रहे हो कि मैं एक्सपेरिमेंटल कर रहा हूं, तो एक्सपेरिमेंटल में भी बता दो किस फंड्स को आप देख रहे हो, कैसे स्टडी करो। तो मैंने सोचा कि नाम लेना ठीक है, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। तो अपने ओवरऑल इक्विटी पोर्टफोलियो का सिर्फ अभी मैं 1% यहाँ पर स्विच करके देख रहा हूँ कि कैसा रहता है, और धीरे धीरे लर्निंग मेरी बढ़नेगी। तो मैं ऐसा कमिटमेंट भी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे आगे चल के इस पोर्टफोलियो के बारे में मैं बात करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट एट दिस स्पॉट जो बहुत लोगों की क्वेरी आती थी, वो उस पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया कि म्यूचुअल फंड में कैसे मैं अपने पोर्टफोलियो को अगर डिजाइन करूंगा तो कैसा डिजाइन होगा। तो ये जो मेरा फ्रेमवर्क है वो स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करता है, क्योंकि मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो एक्सपोजर भी ऐसा ही है। स्मॉल कैप मिड कैप में मुझे ज्यादा एक्सपोजर पसंद होता है, और लार्ज कैप में बहुत कम एक्सपोजर है। अगर रिकमेंडेशन, अगर स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस देखोगे, आरए सर्विस, तो वहां पर अगर 17 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक ही लार्ज कैप है, अदरवाइज सारे स्टॉक स्मॉल और मिड कैप यूनिवर्स से ही आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब मार्केट बहुत अच्छा करता है तो ये फंड बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरने लगता है या बीयर फेस चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, तो फिर स्मॉल कैप मिड कैप में फिर भर भर के करेक्शंस भी आते हैं जो कि लार्ज कैप से भी ज्यादा है। तो इसमें रिस्क प्रोफाइल, जैसे मैंने शुरू में कहा था, रिस्क बहुत हाई रहता है। तो वो थोड़ा सा आप देखना जब भी आप ऐसा फ्रेमवर्क अपना बनाएंगे
तो वहां पर रिस्क का जरूर ध्यान रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर मेरी स्टॉक रिकमेंडेशन जो, क्योंकि जिसमें मेरी एक्सपर्टाइज है स्टॉक इक्विटी रिसर्च करने में, तो फिर आप वहां पर हमारी आर एस सर्विस से जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।